नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो मैं लेके आया हूँ जो कि रीट के विद्यार्थियों के लिए उनको लंबे समय से इसका इंतज़ार था। यह कब नोटिफिकेशन आउट होगा और उसके बारे में। तो यह आखिरकार यह नोटिफिकेशन आ ही गया है। तो इसके बारे में 2 वीडियो बनाऊँगा, एक तो लेवल फर्स्ट और एक लेवल सेकंड के लिए। तो यह सबसे पहले मैं लेवल फर्स्ट के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ, जो कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2025 उसके लिए। और जैसे कि बोर्ड द्वारा प्राथमिक विद्यालय और अध्यापक सामान्य और संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक जो 2025 के अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 यथा संशोधित राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 यथा संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती के लिए यह विज्ञप्ति जारी की गई है, जो सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और यह प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक के विभिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती 2025 के लिए विज्ञप्ति पदों का विवरण जो इस प्रकार है। जो इस विज्ञप्ति में दिया गया है, मैं यह आपको इसके बारे में बताऊंगा। किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट हैं और इसके फॉर्म भरने की डेट क्या है और इसकी योग्यता क्या है, इसके बारे में इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा। तो आप भी ध्यान पूर्वक सुनना और इसको अच्छा लगे वह लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने से पहले इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम के लिए जैसे गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 187 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए है नहीं, और कुल मिला के 187 पोस्ट हैं जो संस्कृत शिक्षा विभाग में। सिर्फ प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल फर्स्ट के लिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 422 और फिर सामान्य के लिए अनुसूचित क्षेत्र 27 और टोटल कुल मिला के 449 पोस्टें है। इन पोस्टों के लिए ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और बाकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम जो बिना संस्कृत के लिए, उनके जो अनुसूचित क्षेत्र है गैर है उनके लिए तो ये 4500 पोस्ट है, 4500, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए ये 500 पोस्ट है। और इस प्रकार से टोटल कुल मिला के पोस्ट है ये 5000। तो रीट लेवल फर्स्ट के लिए टोटल पोस्ट है 5000 है, और ये काफ़ी अच्छी भी पोस्ट है। और जो विद्यार्थी एसटीसी करके यह तैयारी कर रहा है उनके लिए अच्छा है। फिर आगे बात करें तो इसमें ये बताया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग संस्कृत विभाग के प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम के पद हेतु योग्यताधारी आवेदक को एक ही आवेदन करना होगा। इसमें इसमें प्रत्येक योग्यताधारी आवेदन को सिर्फ एक ही आवेदन करना होगा। और इस पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। एक परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और जो आवेदक उन दोनों विभागों को प्राथमिकता कम आवेदन में भरना अनिवार्य होगा। और संस्कृत शिक्षा विभाग की प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम के पदों हेतु अलग से आवेदन करना होगा। संस्कृत विभाग के लिए जो उनको अलग से करना होगा। फिर ये संस्कृत संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम के पद हेतु परीक्षा का आयोजन अलग से करवाया जाएगा और जिसकी सूचना भी कार्यालय बोर्ड द्वारा अलग से दी जाएगी। जैसे अभ्यर्थी हेतु सामान्य निर्देश है ये, जैसे दिनांक 16/12/2020 प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पत्र ये इसके अनुसार राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए लेवल प्रथम 1 से 5 और के वर्गवार पद हेतु मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा
2025 लेवल प्रथम के निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य हो गया। जो अध्यापक पात्रता परीक्षा थी उनके लिए टेट, जो आर टेट के लिए जानी जाती है, उसके लिए इन्होंने ये न्यूनतम बताया था। इसमें सामान्य सामान्य के लिए जैसे ये नॉन के लिए 60 और टीएसपी के लिए 60 था। फिर अनुसूचित जाति और एसटी के लिए नॉन के लिए 55 और बाकी के लिए प्रतिशत 36% अनिवार्य थी। फिर अनुसूचित जाति एससी, ओबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यह इसने बताया है ये 55% जरूरी था। कितने प्रतिशत? 55% जरूरी है। तो इसके लिए यह फिर समस्त श्रेणी विद्या परित्यक्ता के लिए भी 36%, नॉन के लिए है 50, टीएसपी 36 और फिर समस्त श्रेणी भूतपूर्व सैनिकों के लिए है 50। फिर दिव्यांगों के लिए है ये 40। फिर शहरी जनजाति के लिए 36। ये सब अलग से इसका विवरण दिया गया। फिर आगे बात करें तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक परीक्षाओं में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 लेवल प्रथम या राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 लेवल प्रथम से संबंधित समस्त सूचनाएं, रोल नंबर और प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, ये भरनी सब अनिवार्य है। तो आप यह फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये सूचनाएं बहुत ज़रूरी भरनी है। जैसे इसने ये लिखा गया है, जैसे ये रोल नंबर, प्राप्तांक, उत्तीर्णांक करने का वर्ष ये भरना अनिवार्य है। फिर आगे दूसरा, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय प्रारंभिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति हेतु इच्छित जिलों की क्रमबद्ध प्राथमिकता देनी अनिवार्य है। इसमें ये परफॉर्मेंस में भी भरनी जरूरी है। जैसे अभ्यर्थियों को गैर अनुसूचित क्षेत्र, नॉन टीएसपी एरिया, अनुसूचित क्षेत्र, टीएसपी एरिया के जिलों की प्राथमिकता भरना अनिवार्य है। और संस्कृत शिक्षा विभाग में नियुक्ति हेतु इच्छित जिलों की क्रमबद्ध प्राथमिकता भी जरूरी है। फिर इसने आगे लिखा, अध्यापक लेवल प्रथम के पद हेतु वांछित शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताओं सहित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 लेवल प्रथम या राजस्थान अध्यापक पात्रता 2025 के लेवल प्रथम उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसमें सबसे पहले यह पात्रता परीक्षा 2025 से ना या 2022 में उत्तीर्ण किया हुआ है, वह बिल्कुल ज़रूरी है। और सबसे पहले कैंडिडेट फॉर्म भरते समय ऐसे निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ ले और उसके बाद ही इस फॉर्म को भरें। और आगे फिर अपन बात करते हैं तो जैसे ये अध्यापक प्रारंभिक शिक्षा विभाग की दिनांक 19/9/2025 के अनुसार जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थी को उनकी आवेदन श्रेणी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, सहरिया आदि जाति आरक्षण श्रेणी के आधार पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में सारणी में वर्गवार उल्लेखितानुसार अंकों में छूट प्रदान करने हेतु निर्धारण किया जाएगा। तो इसमें भी यह एक उनको मौका है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहे हैं तो वो उत्कृष्ट खिलाड़ी रहा है तो इसका जरूर फायदा उठाए। फिर आगे बात करें तो उक्त सारणी में वर्गवार अंकित न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत अनुसार ही आवेदक ऑनलाइन आवेदन करे, उसके अनुसार ये बताया गया पहले ऊपर रीट में उसका। फिर किसी भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त सारणी में वर्गवार अंकित न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं करने के बाद भी प्राथमिक अध्यापक भर्ती परीक्षा में लेवल संस्कृत हेतु या सामान्य आवेदन करते हैं तो वह अपात्र घोषित किया जाएगा और उनके लिए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए सबसे निवेदन है कि जो पात्र है कैंडिडेट वही इस फॉर्म को भरे, अन्यथा नहीं भरें। इससे आगे बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। यह ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, इसमें जो भी इसने सूचनाएं मांगी है वह आप इसको ज़रूर भरें। जैसे ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट की उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है।
आप कोई भी फॉर्म भरते हो तो उस विज्ञप्ति को अच्छे से पढ़ कर ही बाद में उस फॉर्म को भरें। जैसे इसने ये बताया है कि उसको निर्देशों को ध्यान से पूर्व पढ़ते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना को रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है। इसलिए आप उसको निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़कर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे आगे जैसे फर्स्ट यह इंस्ट्रक्शन पढ़ने से आप पढ़ सकते हैं इसको। जैसे बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन फॉर्म लिए जाएंगे। ये बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित जैसे ये निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी को सर्वप्रथम विज्ञापन पंचायती राज नियम 1996 एवं एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 एवं 29 जुलाई 2011 तथा इनके संबंध में समय समय पर किए गए संशोधन को सावधानीपूर्वक अध्ययन करके स्वयं को पात्रता परीक्षा निश्चित करने के बाद ही आवेदन करें। फिर आगे बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को जैसे ये एसएसओ आईडी लॉगिन के उपरांत ही आपको ये फॉर्म भरना है और फिर सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी को अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। फिर OTR के रजिस्ट्रेशन में एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं कराया वह पंजीयन शुल्क जमा कर दें। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन फिर टैब पर अपनी श्रेणी के अनुसार रिजर्वेशन के अनुसार जैसे EWS है, BC है, SC है, ST है, जो भी है उसका आप राज्य की वीर वर्ण दर्ज के अनुसार शुल्क भुगतान करना होगा। फिर ऑनलाइन आवेदन में OTR के समय भरी गई श्रेणी की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूपी ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानी से भरें और इस प्रक्रिया पूरी करने के बाद SSO ID के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र में लाइव फोटो कैप्चर कर आवेदन को सबमिट किया जाना जरूरी है क्योंकि उसमें अब आपके लाइव फोटो आएगा और आप खुद जाके वहाँ पे फॉर्म भरना और ना किसी किसी को देना। आप खुद जाके वहाँ पर होगे तभी आपके ये ऑनलाइन फ़ोटो आएगा, आपको खिंचवाना पड़ेगा, फिर एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं हो। फिर आवेदन पत्र में अभ्यर्थी OTR में दर्ज की गई सूचनाएँ प्रदर्शित रहेगी। जो OTR में दी गई वह अपने आप आपके फॉर्म में खुली जाएगी और उसमें संशोधन नहीं होगा। ये आप खास ध्यान रखना OTR करते समय। फिर अन्य सभी सूचनाएँ अभ्यर्थी को सावधानीपूर्वक भरनी होगी। फिर ईमेल संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने में यदि कोई गलत प्रविष्टि भी की जाती है तो अभ्यर्थी की ही गलती मानी जाएगी। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा। फिर अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखना। फिर अभ्यर्थी को एक बार ही पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु किसी भी अन्य पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई है। तो इसने इसके बारे में यह बताया है। आप इस इंस्ट्रक्शन को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ लेना, फिर उस फॉर्म को भरना। फिर जैसे अब सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी, जैसे अभ्यर्थी एक बार पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन के अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार की भुगतान से ट्रांजैक्शन के लंबित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके और अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी क्योंकि ये लास्ट दिन में ज़्यादातर कैंडिडेट करते हैं और उनका वो पंजीयन फीस सक्सेस नहीं हो पाती है। फिर उसमें दिक्कत रहती है, मेल करना पड़ता है, कई प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप समय रहते पहले 2 दिन पहले इसकी पंजीयन शुल्क कटवा दें। फिर अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर या स्वयं की ईमेल आईडी दर्ज करे। ये खास करके ध्यान रखना क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदले। ध्यान रहे कि महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर
जैसे ईमेल आईडी पर ही भेजी जाती हैं और आवेदक अपनी स्वयं के एसएसओ आईडी से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें और अन्य दूसरी एसएसओ आईडी से भरा गया आवेदन मान्य नहीं होगा। ये खास करके ध्यान रखें आप। फिर आगे बात करते हैं, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है और आवेदन पत्र के प्रीव्यू के आवेदन का सबमिट करना होगा, नहीं माना जाएगा। तो यह आप खास करके ध्यान रखें। आवेदन अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि ही ऑनलाइन आवेदन भरना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए निर्देश जैसे हाइपर डे नंबर, ई मित्र ये आदि संपर्क करें। ई मित्र हेल्पलाइन नंबर ये आपके दिए गए, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। फिर आगे बात करें तो अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए बिना उपस्थित हुए बिना अपनी परीक्षा संबंधी शिकायत या स्वयं के मोबाइल नंबर, ईमेल द्वारा जैसे ये वेबसाइट पर ऑनलाइन भिजवाएं। फिर आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना देने या तथ्य छुपाने पर अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्रवाई होगी और उसके लिए वो स्वतंत्र होगा। फिर समस्त सूचनाएं बोर्ड द्वारा वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त जानकारी के लिए वेबसाइट की को निरंतर देखते रहें और अपडेट किया जाए। अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। फिर आगे इसमें सेकंड नंबर इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, इसने ये दिया है जैसे एक बार पंजीयन शुल्क देने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कार्मिक विभाग पत्र के द्वारा 19 अप्रैल 2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करने के एक बार पंजीयन प्रणाली वन टाइम पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क जैसे ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, सीएससी के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन आवेदन जमा कराएं। फिर सामान्य वर्ग की क्रीमी लेयर के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए ये 600 रुपये है, आपको 600 रुपये जमा करवाना होगा, कटवाना पड़ेगा। फिर दूसरा आगे बात करें जैसे ये ओबीसी है, अति पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति आवेदकों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपये आवेदन है। फिर समस्त दिव्यांगों हेतु आवेदन के लिए इनके भी 400 है। और फिर आगे बात करें तो राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य राज्यों से जैसे केंद्र मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो राजस्थान के नहीं है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं तो इस प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ही माना जाएगा। उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, वह दूसरे राज्यों से आके यहाँ पे फॉर्म भरते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी परीक्षा के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क भुगतान भी करना होगा। फिर एक बार में पंजीयन ओटिया जमा कर चुके अभ्यर्थी को दोबारा शुल्क नहीं देना है। और फिर कार्मिक को दिनांक 9/5/2025 के अनुसार अभ्यर्थी को निर्देश जारी किए गए थे, उनके लिए यह है। और उसको आप जैसे ये इसने लिखा हुआ कि आयोग अजमेर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान के अन्य किसी भर्ती एजेंसी के एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च आयोजित किन्हीं दो परीक्षाओं में जैसे ये दो परीक्षाओं में उपस्थित नहीं हुआ होगा तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा अर्थात एक बार ये पंजीयन सुविधा को प्रतिबंधित किया जाएगा, मतलब ब्लॉक किया जाएगा। अब रो कैंडिडेट 2 बार इस परीक्षा में वह उपस्थित नहीं रहता है तो उसके लिए वह अगले की फॉर्म भरने के लिए ब्लॉक किया जाएगा। और फिर उनको वापस चालू करने के लिए उनको 750 रुपये देकर अपना एक बार पंजीयन शुल्क वापस चालू कराना होगा।
यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में 2 और भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित रहता है, तो उसकी ऑनलाइन आवेदन सूची पुनः ब्लॉक की जाएगी और वापस सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब उनको पेनल्टी दुगुनी मतलब 1500 रुपये नहीं चुका देता। अतः बोर्ड द्वारा आगामी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी तरह से जो फॉर्म भर रहे हैं उनको एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है और सोच समझ के फॉर्म भरें। फिर प्राथमिक विद्यालय या सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल कक्षा प्रथम से 5 तक की सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत जिलों एवं वर्गवार रिक्तों का इसमें यह वर्णन इस प्रकार से है। जैसे ये तीसरा संस्कृत शिक्षा अध्याय लेवल करूसी के लिए यह अब ये विभाग लेवल प्रथम गैर अनुसूचित क्षेत्र जैसे ये है, तो ये भी आप जैसे इसे विज्ञापन जारी होने के उपरांत पदों की संख्या परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी करने का राज्य सरकार राजस्व कर्मचारी बोर्ड के पास सुरक्षित है, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। विभाग से प्राप्त उक्त पदों के उम्मीदवार हेतु जारी किया जाएगा। फिर ये आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेना। जैसे 30% हाँ, ये महिलाओं हेतु रिक्त आरक्षण जो बात खास आ रही थी, राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण पदों हेतु उपयुक्त आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को सामान्य परिक्रमा में पढ़ा जाएगा। जैसे महिलाओं हेतु रिक्त पदों का आरक्षण जैसे पूरा अनुसार जो 30% रहेगा, ये ध्यान रखना, ये 30% ही रहेगा, ज़्यादा नहीं है, 30% होगा। और महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण उस संबंधित वर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है आनुपातिक रूप से आयोजित किया जाएगा। स्पष्टीकरण किसी वर्ग या आरक्षित पद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर पात्र अभ्यक्त महिलाओं के लिए पद उसी वर्ग के पुरुष आवेदन से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदन को अपने पिता के नाम, निवास स्थान या के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग जाति भेदभाव क्रिमिनल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला का प्रमाण पत्र पिता तथा पति दोनों का आधार ही मान्य होगा। तो इसी तरह से जो रिजर्वेशन महिला की बात हो रही थी वो सिर्फ 30% ही होगा, ना कि 50%। और फिर ये और भी इसमें इंस्ट्रक्शन बहुत सारे हैं, आप पढ़ लेना अच्छे से इसको रोक रोक के। यदि किसी ये भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, आप पीडीएफ के जरिए आप उसको देख लेना। ये खिलाड़ियों के लिए है। ये दिव्यांगों के लिए, ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए। फिर ये पात्रता एवं योग्यता की बात करें तो इसमें जैसे ये छठा पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल फर्स्ट कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2025 की पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं जैसे इस प्रकार है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996, राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2025 में उल्लेखित योग्यता के अनुसार निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत राजस्थान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 से 29 जुलाई 2011 के द्वारा संशोधन द्वारा वर्णित न्यूनतम योग्यता एवं न्यूनतम अंक प्रति विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे। जैसे प्रथम विद्यालय अध्यापक सामान्य शिक्षा कक्षा 1 से प्रथम के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। जैसे ये इसमें यह बताया गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा है। न्यूनतम 50% माध्यमिक या इसके समकक्ष। फिर इसमें न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा जरूरी है और यह किसी भी शिक्षा की मान्यता मानदंड के क्रियाविधि के नियम के अनुसार। फिर
न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, BLD या BEd हो। फिर स्नातक प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जैसे ये STC हो गई यहाँ पे। फिर संस्कृत शिक्षा विभाग 1 से 5 तक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय या इनके समतुल्य पारंपरिक, ये संस्कृत के संबंध में है। और उनके भी 45% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय मतलब 12वीं में, और फिर वो डिप्लोमा होना चाहिए STC वाला, या फिर 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLLD। और राजस्थान अध्यापक परीक्षा का उत्तीर्ण किया हुआ पात्रता परीक्षा है उनके लिए यह बिल्कुल जरूरी है। मेन तो फिर राज उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अंकों की न्यूनतम प्रतिशत और पदाधिकारी के मामलों में लागू नहीं होगी, जो प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम का 29 पहले दाखिल लिया गया है। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक जिला परिषद सूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 या उसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रवेश लिया गया और उसकी उच्च माध्यमिक न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने की बाध्यता है। फिर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 लेवल प्रथम, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 लेवल प्रथम में ये दिए गए हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग 19/9/2025 के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया होना आवश्यक है। और अध्यापक लेवल, जैसे ये अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य संस्कृत पदार्थ में द्विवर्षीय DLED सामान्य संस्कृत में उत्तीर्ण होना जरूरी है, तो कैसा आपको बताइए। फिर लेवल प्रथम 2 के निर्धारित योग्यता में न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर ही आर्थिक कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरी विशेष योग्यता के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट दे रही। फिर प्रारंभिक शिक्षा अभिकार में ये सीधी भर्ती एवं सामान्य अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने के निर्धारित अंतिम दिनांक तक न्यूनतम योग्यताएं, ये लेकिन इसने क्या है, दिनांक तक सभी न्यूनतम अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि अर्जित करना अनिवार्य है। अंतिम दिन और आवेदन अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। इसलिए यह इसमें आपकी पात्रता बहुत ज़रूरी है, जो फॉर्म भरने से पहले पहले पूर्ण होनी चाहिए। फिर संस्कृत शिक्षा विभाग की प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती में ये भी न्यूनतम योग्यताएं बिल्कुल फॉर्म भरने से पहले पूर्ण होनी चाहिए। फिर आवेदन के अगला स्टेप में इसमें क्या, ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में योग्यता व स्नातक व सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज अपलोड किए आवश्यक हैं। फिर उनके अनुसार ये अंक तालिका है, जो भी है सब आपको पढ़नी है। जैसे अन्य योग्यता है, जैसे स्वास्थ्य है, चरित्र है, फिर राष्ट्रीयता है, भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो या भूटान का हो, और ऐसा तिब्बती शरणार्थी, ये भी फॉर्म भर सकते हैं। फिर भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश, कीनिया, युगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य, जाम्बिया, मालवी और इथोपिया से भारत में स्थानांतरण कर लिया हो वो भी। परंतु शर्त यह है कि ये जो ख ग गड़ संबंधी प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर आयु की बात करते हैं आगे। अब आइए आयु के बारे में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 और 265 के अनुसार राजस्थान संस्कृत शिक्षा और अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा 2015 के आयु की दृष्टि राज्य की सेवा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य शिक्षा लेवल कक्षा 1 से 5 तक आवेदन नियुक्ति अभ्यर्थी पर जो दिनांक 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु किया जाना और 40 वर्ष आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। फिर आगे आयु, फिर आयु के बारे में ये सब दिया गया।
इसमें भी ये राजस्थान राज्य के मूल निवासी का कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति है, उनके 10 वर्ष की छूट दी हो गई। और सब के सब इसमें ये बताया गया है। इस इंस्ट्रक्शन को पूरा पढ़ ले। सबसे महत्वपूर्ण सूचना जो सबको इंतजार था, ये है आवेदन परीक्षा शुल्क जमा कराएं, ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि कौन सी है। ये आवेदन OTR वन टाइम रजिस्टर, एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया जा गया तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क द्वारा नेट बैंकिंग, ATM, ये डेबिट कार्ड को माध्यम से ये 7 नवंबर 2025, 7 नवंबर 2025 से दिनांक 6 दिसंबर 2025 को रात को 23:59 तक जमा करना अनिवार्य है। जैसे ये 7 नवंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक यह फॉर्म भरे जाएंगे। इस यह कहने का मतलब पूरा 1 महीने का टाइम है, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 7 नवंबर 2025 से दिनांक 6 दिसंबर 2000 रात्रि को 23:59 तक बोर्ड की वेबसाइट भरे जा सकते हैं और उसके उपरांत लिंक अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदक को सलाह दी जाती है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। यह पहले ही आपको बता दिया। फिर आगे बात करें परीक्षा आयोजन। ये परीक्षा आयोजन की डेट तो सभी कैंडिडेट को पता है पहले से ही। ये दिनांक 17 जनवरी 2025 से 21 जनवरी 2026 के बीच यह परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और इसके संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड वेबसाइट की विज्ञप्ति पर दी जाएगी। फिर बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भी भर्ती परीक्षा आयोजन किया जाएगा और यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद में और भी सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फिर उसके बाद में प्रवेश पत्र की बात करें तो ये बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे और वो अपने SSID में देख सकते हैं और उसकी ID पे मेल ID व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भेजी जाएगी। फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र के बारे में भी ये भी सत्यापन करना जरूरी। फिर नियुक्ति योग्यताएं, किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक जिसमें एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। और किसी आवेदक को इस नियम की कार्रवाई से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। और किसी ऐसी महिला आवेदक जिसने उस पुरुष की विवाह किया जिससे पहले जीवित पत्नी है और नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्रवाई से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। तो यह मेन जरूर। फिर कहा कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्त करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो। फिर ये कार्मिक विधा की सूचना, ऐसी कोई अभ्यर्थी जिसने या उसके बाद से बच्चे जैसे 1/6/2002 हो या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हो सेवा के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति करे तब तक निर्णित नहीं समझा जाएगा जब तक कि 1 जून 2002 के विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। किसी आवेदक के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किंतु किसी पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चा पैदा होते हैं तो वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ही समझा जाएगा। किसी आवेदक को संतान की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई और निश्चित हो गणना नहीं की जाएगी। तो ये भी है बच्चों के ऊपर है। फिर कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है या जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप नियम के अधीन नियुक्ति के लिए रहित नहीं है और ऐसी यदि ऐसे पुनर्विवाह के एकल प्रसव द्वारा की संतान का जन्म हुआ हो। फिर अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र के संबंध में ये है आवेदक को ऑनलाइन आवेदन भरी गई शैक्षणिक योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया होगा
ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों पर दर्ज डिप्लोमा को स्वीकार मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदन सावधानपूर्वक शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन में करें। और अभ्यर्थी को विशेष हेतु आरक्षित पदों के लिए जब होगा मूल दस्तावेजों की जांच अभ्यर्थी करें। और अभ्यर्थियों के लिए जारी जैसे अक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। ये जाति प्रमाण पत्र की वैधता सामाजिक अधिकार विभाग 9/9/2015 के अनुसार जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी की जाति प्रमाण पत्र अवधि जीवन पर्यंत होती है। और जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार में ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधित तथ्यों को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। क्रीमी लेयर में नहीं होने के संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा और एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग परिपत्र के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग का लाभ दिया जाएगा। तो ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, आप इसके बारे में पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना। फिर पेंशन भी आई है बाद में। फिर फॉर्म भरने समय क्या क्या ये अपलोड करने का ये दिया गया है, फोटो हस्ताक्षर मूल निवास प्रमाण पत्र है जो भी है बहुत सारा इसमें ये श्रुत लेखन की सुविधा भी है। फिर बोर्ड ऑनलाइन आवेदन संशोधित प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर ये राजस्थान अध्यापक विद्यालय सामान्य लेवल फर्स्ट की बात करें परीक्षा के बारे में, तो जैसे परीक्षा 30 अंकों की होगी और परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र ही होगा और इसकी अवधि होगी 2 घंटे 30 मिनट और कुल प्रश्नों का होंगे 150 जो बहुविकल्प भी होगी। और उत्तरों में मूल्यांकन के लिए अंकन होगा, जैसे ये उस विशिष्ट अंकों के लिए यही भाग काटा जाएगा जहाँ गलत उत्तर के लिए आपने दिया था। फिर कक्षा 1 से 5 के लिए राजस्थान ये 100 अंक। अच्छा सिलेबस भी है, तो ये सिलेबस तो आपको वैसे भी पता है और ये भी देख लेना, इसमें भी ये दिया गया है। ये पूरा पूरा सिलेबस है। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये संस्कृत शिक्षा विभाग 422 27 एक। और फिर ये पोस्ट हैं सब्जेक्ट के अनुसार कुल पद, इसने ये पूरा पूरा विवरण दिया है। तो इसी तरह से मैंने यह लेवल फर्स्ट का वीडियो बहुत अच्छी तरह से पूरे की पूरा बनाया है।
और आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें और इसको रोक के उस निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो धन्यवाद।